आपने देखा राष्ट्रपति के अनुपस्थित हो उसके पद के रिक्त हो जाने के बाद उसके पद पे कौन कौन कार्य करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 52 में कहा है। राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर उसके जगह पे कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और इस समय अगर देखें भारत में अब तक 3 ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, जो कि मैंने पहले चर्चा कर दिया है। देखिए, राष्ट्रपति के यदि पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उसका चुनाव करा लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल सदस्य भाग लेते हैं, जबकि आपने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल निर्वाचित सदस्य और प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक अनुच्छेद जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वह अनुच्छेद कौन सा होता है? वह अनुच्छेद 171 है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जैसे विवाद आ जाते हैं तो इनके विवादों का जो निपटारा होता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऐसा अनुच्छेद नंबर 71 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को 5 तरीके से क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें लघुकरण है, परिहार है और निलंबन है, ये और फांसी की सज़ा को कम करना है। ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 72 के तहत शक्तियाँ प्रदान हैं। और वहीं पर अगर हम राज्यपाल के बारे में बात कर लें तो राज्यपाल को यह शक्ति अनुच्छेद नंबर 161 के तहत प्रदान की गई है। बस दोनों में अंतर यह है कि राज्यपाल को फांसी की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति प्रदान की गई है, ऐसा इसमें कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 73 में मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में बताया गया है। देखिए मित्र, ऐसा था कि 91 संविधान संशोधन के पहले मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की कितनी संख्या हो सकती है, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 91 संविधान संशोधन के तहत ये बता दिया गया था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का लगभग 15% होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, राज्यों में यही संख्या लगभग 12 बताई गई है, जबकि केंद्र में और राज्यों की विधानसभा में 15% बताई गई है। लेकिन जिस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम हो वहाँ पर 12 संख्या बताई गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा अनुच्छेद नंबर 162 के तहत। राज्यों में आते हैं अनुच्छेद नंबर 74 में। देखिए मंत्रिपरिषद की पहले बात कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरा उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वह मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं, और जो मंत्रिपरिषद में जो बैठते हैं, जो हेड मंत्री होते हैं, उन्हीं को मंत्रिमंडल का सदस्य बोला जाता है, या हेड मंत्री को ही कैबिनेट स्तर का मंत्री बोला जाता है। कैबिनेट स्तर का मंत्री का मतलब जो ऐसे मंत्री जो एक तरीके से मंत्रिमंडल के सदस्यता के बराबर रखते हों, उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बोला जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के आयोगों के अध्यक्षों के संदर्भ में बात कर लें, या फिर विभिन्न प्रकार के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में बात कर लें, ये सारे जो होते हैं, या भारत सचिव के संदर्भ में बात कर लें, ये सारे जो पद होते हैं ये मंत्रिमंडल के सदस्य के बराबर होते हैं, जिनको कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। इसी तरीके से योजना आयोग में जो मेंबर होते हैं वो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। ठीक है मित्र, अब देखते हैं मंत्रिपरिषद में मैंने कहा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री होता है वह मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री में बैठक में भाग ले सकता है, जबकि जो राज्य मंत्री होगा वह कैबिनेट स्तर में बैठक में भाग नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये है
कि सबसे बड़ा मंत्री का जो पद होता है वह कैबिनेट स्तर का मंत्री, फिर उसके बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री का पद होता है। ध्यान रखिएगा कि जो स्वतंत्र राज्य प्रभार का मंत्री होता है वह बैठक में तो भाग ले सकता है, लेकिन उसको वहाँ पे मतदान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये हो गई मंत्रिपरिषद के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर। और मंत्रिपरिषद किस तरीके से इनके बनते हैं तो इसके बारे में मैंने क्लास में क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि जिनकी सत्ता पक्ष पार्टी बनती है, ज़्यादातर उन्हीं सत्ता पक्ष के पार्टियों के लोगों में से मंत्री बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी है, मंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन पार्टी का ये रूल है कि जो जीतेगा उसी को मंत्री पद पर बैठाया जाएगा। क्लियर। अनुच्छेद नंबर 74 में हम आते हैं तो अनुच्छेद नंबर 74 में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 74 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 75। अनुच्छेद नंबर 75 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 75(1) में ये बताया गया है कि जो भी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अनुच्छेद नंबर 75(1) में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और 75(2) में ये बताया गया है कि जितने भी मंत्री के पद होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करते हैं। यानी कोई मंत्री का कार्यकाल 5 साल हो सकता है अधिकतम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसमें मंत्री का पद ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री से राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है, या तो उनको मंत्री पद से हटाकर नॉर्मल सांसद सदस्य के रूप में बनाया जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 75(3) में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका या जो मंत्रिपरिषद होगा वह अपने कार्यों के प्रति लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगा। ये जो व्यवस्था है ये संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं को शो करता है, तो ये भी आपको जानना होगा। इसके अलावा 75(4) में देखेंगे तो राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य करता है। और आप एक बताइए, एक क्वेश्चन आपसे है, ये क्वेश्चन ये है कि ये बताइए प्रधानमंत्री लगभग कुल कितनी बार शपथ लेता है और कब कब और कहाँ कहाँ लेता है। ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने के प्रयास करिएगा। अनुच्छेद नंबर 75(5) वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि मंत्री पद पर आने के लिए कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, कोई भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते ये चीज़ें होनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लेना आवश्यक होगा, 6 महीने के अंदर। अन्यथा वो कभी भी चुनाव लड़ भी नहीं सकता है अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकता है मंत्री बनने के बाद। क्लियर। आइए आगे हम कुछ चीज़ के बारे में जान लेते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम देखें तो कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आने से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान रखिएगा मित्र, ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वो विश्वास अपना सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिनके कारण उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। वो थे देवगौड़ा साहब और जो अगले थे वो विश्व प्रताप करके एक प्रधानमंत्री थे, वो थे। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले जो थे वो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 81 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए थे। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि एक ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी थे जिन्होंने किसी संसद का कभी भी सामना नहीं किया था, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह थे जो संसद का कभी भी सामना नहीं किए हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रधानमंत्री के संदर्भ में। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऐसे भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं जो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो मित्र ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक के रूप में जो कार्य करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यवाहक के रूप में अगर आप देखेंगे तो गुलजारी लाल नंदा, जी हाँ, गुलजारी नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक बार ये कार्य कर चुके थे इनके समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के उपरांत। एक बार राजीव गांधी ने भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं जब श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। ये कुछ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम आयु में बनने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे, और सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली जो महिला थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और सबसे अधिक समय तक
अगर मंत्रिमंडल में बैठने वाली कोई मेंबर थी तो अमृता कौर थी, या बनने वाली पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य अमृता कौर थी, जो काफ़ी लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्य इन्होंने किया हुआ था। तो ये चीज़ें भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर मित्र? तो ये हुआ मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री के संदर्भ में कुछ बातें। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव तो कई बार लाया गया था, और अविश्वास प्रस्ताव तो कई बार लाया गया था जिसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भी आपको चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। क्लियर? अब हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 76 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 76 में महाधिवक्ता के संदर्भ में बात की गई थी। यही बात राज्यों में अनुच्छेद नंबर 165 में बात की गई है। वहाँ पे भी अधिवक्ता की ही बात की गई, महाअधिवक्ता की बात वहाँ पे की गई है राज्यों में अनुच्छेद नंबर 165 के तहत। भारत में अनुच्छेद नंबर 76 के तहत महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी के बारे में बात कर ले मित्र, तो महान्यायवादी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसके बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है, जिसका प्रावधान केंद्र सरकार में या संघ में अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बताऊं, ये भारत सरकार की तरफ से कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, यानी कि कानूनी सलाहकार महान्यायवादी को कहा जाता है, और इसका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी। इसके कार्यकाल के संदर्भ में अगर बात करें तो इसके कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 77 में जो कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के सचिवालय के संदर्भ में बात किया है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। आते हैं अनुच्छेद नंबर, हम बात कर लेते हैं 78। 78 जो होता है वो प्रधानमंत्री, इस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का ये कार्य होता है कि विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों और विभागों की सूचनाओं को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, राष्ट्रपति तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 79 में संसद के गठन के बारे में बात की गई। मित्र, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, लोकसभा को हम निम्न सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, जबकि हम राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन और अस्थायी सदन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, ये तीनों जो आधार बनाया गया है वह कानून, यानी कानून पास करने के संदर्भ में पावर सबसे ज़्यादा लोकसभा को दी गई है। इस आधार पर लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। विघटन के आधार पर लोकसभा का विघटन पहले हो जाता है, जबकि राज्यसभा जब से गठित की गई हुई है अब तक राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हुआ है। इसके आधार पर राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन के बारे में अगर आप कह सकते हैं तो द्वितीय सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, जैसा कि मैंने कहा उच्च सदन, निम्न सदन योग्यता के आधार पर आप कर सकते हो, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, जिनको हम निर्वाचित करके भेजते हैं राज्यों में, वही राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो डायरेक्टली उनका निर्वाचन होता है। तो योग्यता के भी आधार पर हम देख लेते हैं तो राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन होगा। तो ये विशेषताओं के आधार पर इन सदनों के 3 नाम अलग अलग तरीके से भी, नामों से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा मेंबर के सदस्यों के बारे में। देखिए मित्र, लोकसभा की अगर हम सदस्यों की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, और अधिकतम संख्या में अगर हम बात करें तो 550 सदस्य निर्वाचित अधिकतम हो सकते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन के समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 550 में से 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं वह केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित होते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात कर ली जाए तो वर्तमान में लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वो 543 होती है, लेकिन कुल कितनी है वर्तमान में तो 545 है, निर्वाचित 543 हैं, और 2 एंग्लो मनोनीत की जाते हैं। राज्यों में अगर निर्वाचित की बात कर लेंगे तो 530 होंगे, और केंद्र शासित में अगर निर्वाचित की बात करेंगे तो 13 होंगे। तो इस तरीके से वर्तमान में 530 + 13 और +2 कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 545 सदस्य हो जाते हैं। आइए राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बात कर लें। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या
250 हो सकती है और 250 में 238 राज्यों से निर्वाचित हो सकते हैं और 238 में राज्यों से निर्वाचित हो सकते हैं, जिसमें से 229 राज्य से निर्वाचित होंगे और 238 में से अधिकतम केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित हो सकते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 निर्वाचित किए जाते हैं, जिनमें से 229 राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 4 केंद्र शासित राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें कि दिल्ली और पांडिचेरी भी एक सदस्य है। ये भी आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 4 केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित होते हैं। आइए, ये तो हो गए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के बारे में। लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल होता है और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो अनिश्चित होता है। जबकि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा सदस्यों का कार्य जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 82 में। अनुच्छेद नंबर 82 में परिसीमन आयोग के संदर्भ में बात किया गया। परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार हो चुका है। 4 बार हो चुका है। एक 1952 हो चुका है, 1963 में हो चुका है और इसके अलावा देखेंगे 1963 में और 1973 में और फिर इसके बाद 2002 में। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग हो चुका है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सामान्यतः जो निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। तो सामान्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जगह पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। परिसीमन आयोग का जो कार्य होता है मित्र, वह जो सभा है, इन सभा में सीटों के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करना और चुनाव के क्षेत्र सीमा का निर्धारण करना, ये परिसीमन आयोग का कार्य होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा अनुच्छेद नंबर 82 में परिसीमन आयोग और 83 में संसद के अवधि के बारे में देखा। अनुच्छेद नंबर 84 में जो है ये संसद सदस्यों के अर्हता के बारे में बात करता है कि कहने का मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि बनने के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बातें आपको मोटी मोटा ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 85 के तहत आते हैं तो अनुच्छेद नंबर 85 में 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें संसद का स्थगन, संसद का विघटन व सत्र अवसान की बात की गई है। तो ध्यान में रखिएगा मित्र, संसद को स्थगित करने का अधिकार तो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को होता है, जबकि संसद का सत्र अवसान कर देना और संसद का विघटन करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। संसद का विघटन का मतलब यहाँ लोकसभा के विघटन से है, जो कि अब तक भारत में लगभग 8 बार लोकसभा का विघटन हो गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिए। देखिए, जो लोकसभा का विघटन होता है तो उसमें भी ढेर सारी चीज़ें आती हैं। जैसे चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो चुनाव जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। एक आम चुनाव होता है, आम चुनाव हर 5 वर्ष पे होता रहता है। मध्यावधि चुनाव का मतलब अगर कोई सरकार बीच में लोकसभा के विघटन होने के बाद गिर जाती है, फिर से जो दोबारा चुनाव कराया जाए बीच में, उसे मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। अगर किसी के मृत होने के बाद अगर उसकी सीट रिक्त होती है, उसके लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपको मोटी मोटा समझ में आनी चाहिए चुनावों के लेकर। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 86 और 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण से रिलेटेड इसका संबंध है। अभिभाषण की बात करें मित्र तो अभिभाषण राष्ट्रपति उस समय देता है जब वो मंत्रियों को शपथ दिलाता है। जी हाँ, मंत्रियों के शपथ दिलाने के लिए एक तिथि घोषित की जाती है, वो भी मंत्रियों के द्वारा तिथि घोषित की जाती है। उसी तारीख को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है और उस समय राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण भी दिया जाता है और उसके बदले में मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया जाता है, जिसे हम धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है 88 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 88 में महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी बोले तो संसद के संदर्भ में बात कही गई है। कहा गया है कि महान्यायवादी संसद में तो भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 89 से लेकर अनुच्छेद नंबर 93 तक जो राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं उनके संदर्भ में बातें कही गई हैं। ठीक है,
जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसी को हम उपराष्ट्रपति और सभापति के नाम से जानते हैं। और हमेशा उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह अगर हम देखेंगे तो हमेशा जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा अध्यक्ष होने के नाते मिलता है। कमेंट करके आप बताइएगा भारत में ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। इस चीज़ को आप कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। भारत में 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ चुके हैं, एक डॉक्टर राधाकृष्णा और एक अंसारी जी। ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर बैठ चुके हुए हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के हट जाने पर उसका कार्यभार जो देखते हैं वह उपसभापति देखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में उसको 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ती है और जब तक उपराष्ट्रपति नहीं हट जाता तब तक वो अपने पद पर रहते हुए कार्य करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वो किसी भी तरीके से निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन मतदान जरूर कर सकता है। और जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा तो उसको भी वही सारे पावर मिलेंगे जो एक उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा अध्यक्ष को मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। उपसभापति निर्णायक मत सभापति के पर बैठने पर उपसभापति भी निर्णायक मत दे सकता है और जब उपसभापति पर रहेगा तो वो मतदान भी कर सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है और राज्यसभा के अध्यक्ष हटाने के लिए सबसे पहल जो की जाती है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें तो कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो चीज़ें क्या क्या देखने को मिलती हैं, आइए हम उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जब चुनाव होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष तो नहीं हम कह सकते, लोकसभा के सारे सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य सिर्फ वहाँ तक ही है जहाँ तक लोकसभा के सदस्यों की शपथ दिलाने तक ही होती है। जैसे ही लोकसभा के सदस्य को शपथ दिला दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, वैसे प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः उन्हीं को बनाए जाते हैं जो लोकसभा के मेंबर होते हैं। क्लियर। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्य के मेंबरों के द्वारा होता है, बहुमत के द्वारा होता है और ख़ास तौर जिस सत्ता पक्ष पार्टी जिसकी होती है वही के मेंबर लोकसभा अध्यक्ष बनता है। और जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है इसको निर्णायक मत देने का तो अधिकार है लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष अब तक कभी भी निर्णायक मत का प्रयोग नहीं किया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि या चुनने की तिथि जो जारी करता है वो राष्ट्रपति जारी करता है और जबकि अगर हम बात करें उपाध्यक्ष के चुनने की तिथि जो जारी करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष हमेशा अपना त्यागपत्र यानी कि उपाध्यक्ष को देता है, ये सभी करते हैं। उपराष्ट्रपति ऐसा होता है कि जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर। तो ये कुछ मोटी मोटा बातें होंगी जो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए मित्र, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ। देखिए, अनुच्छेद नंबर 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में यहाँ पे यानी कि संसद के पीठासीन अधिकारियों के वेतन के बारे में 97 में चर्चा किया गया है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करें 100 में, तो 100 में गणपूर्ति के बारे में बात की, यानी कि संसद के सत्र के कार्रवाइयों को चलाने के लिए कम से कम जितना लोकसभा के मेंबर हैं कम से कम उसका 1/10 सदस्य होना चाहिए गणपूर्ति के लिए, ऐसा संविधान में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 102 में संसद के निहरता के संदर्भ में बात किया गया है, यानी कि संसद सदस्य के द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए जाते हैं या तो कौन से ऐसे कार्य किए जाते हैं कि जिसके द्वारा उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। ये अनुच्छेद नंबर 102 में कहा गया है। दोहरी सदस्यता के आधार पर संसद की सदस्यता को रद्द करने की बात अनुच्छेद नंबर 102 में ही की गई है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि कोई भी संसद सदस्य एक साथ किन्हीं 2 सीटों पर नहीं बैठ सकता है, ऐसा अनुच्छेद नंबर 102 में कहा गया है। क्लियर।
अगले तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 105 105 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 105 में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है, यानी कि संसद के सदस्यों को कुछ एक ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं जो सामान्य नागरिकों के अपेक्षा अधिक मिलते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। देखिए भाई, संसदीय विशेषाधिकार, तो अब तक आपने जो राष्ट्रपति से लेकर अनुच्छेद नंबर 105 तक आपने ये सारी चीज़ें देखा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू की दृष्टि से, ठीक है। देखिए मित्र, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि चीज़ें जो स्टार्टिंग की गई है, शुरुआत में स्टार्टिंग की गई है, तो थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से चीज़ें उतनी ज़्यादा दुरुस्त तरीके से आप लोगों के सामने नहीं जा सकते जितने ज़्यादा दुरुस्त तरीके से पहुंचनी चाहिए या सही तरीके से आप लोगों के साथ पहुंचनी चाहिए। इसका मुझे बहुत ही अफसोस और खेद होता है। लेकिन जिस दिन मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम अगर सही हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना ज़रूर चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो ये सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करिएगा आप। और ये मेरे जो लंबा एक वीडियो मैंने बनाया है, जो लगभग सुबह से शाम तक मैंने जो ये वीडियो बनाया हूँ, ये एक ही बार में मैं बनाया हूँ और कोशिश किया हूँ कि संविधान के सारे जो उतने भी फैक्ट हों वो आ जाएं, या तो इसके आगे जो मैं बोलूँगा वो पूरे आ जाएं, समाहित हो जाएं। सारे चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि सारे फैक्ट इसमें समाहित हो जाएं। लेकिन अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं तो उसको हम निरंतर सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो ये इस नए तरीके से हम आपके सामने वीडियो इस तरीके से लेकर आते रहेंगे। ये है। आइए आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं एक नए अनुच्छेद के साथ, ठीक है।